Hello everyone, welcome to class number 22 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज के क्लास में हम जानने वाले हैं सबसे पहले कि एक्सेप्शन होता क्या है। फिर एक्सेप्शन होता क्या है जानने के बाद हम चाहेंगे कि हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करें। तो उस एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। जैसे कि हम अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं एंड जावा प्रोग्राम को लिखने के बाद उस जावा प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और उस एग्जीक्यूशन के वक्त हमें प्रॉपर आउटपुट मिलता है एक टास्क को परफॉर्म करके। राइट। तो अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिखे हैं और उस जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट करते वक्त वो जावा प्रोग्राम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट अगर अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है विद सम रन टाइम एरर, देन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके। सो आई होप एक्सेप्शन क्या है सबको समझ आ गया होगा। अगर हम डेफिनेशन वाइज उसको कंसिडर करेंगे तो some of our programs, when executed, may have terminated unexpectedly with runtime errors. Some ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम जो लिखे हैं उनमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो एग्जीक्यूट होते वक्त अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाते हैं with some runtime error without providing any output. So such an error situation that is unexpected in the program execution and causes it to terminate unexpectedly is called an exception. ओके। तो आई होप क्लियरली सबको समझ आ गया होगा कि एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर हमारा जावा प्रोग्राम विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर आउटपुट और विदाउट प्रोवाइडिंग आउटपुट अगर विथ सम रन टाइम एरर अनएक्सपेक्टेडली हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करके बीच में से ही टर्मिनेट हो जाता है, देन दैट सिचुएशन इज नोन एज एक्सेप्शन। ओके। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शन क्या है। तो ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस अराइज होते हैं जिसके वजह से हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किए बिना ही अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ एरर और दैट काइंड ऑफ एरर सिचुएशंस आर नोन एज एक्सेप्शन। तो ऐसे कुछ एरर्स के ऐसे कुछ एक्सेप्शंस के एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। द एरर कुड हैव ऑकर्ड बिकॉज an array index reference was out of range. Suppose array का size है 5 और हम वहां से 6 नंबर इंडेक्स अप्लाई करके उस एरे का वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं। तो वो एक तरह का अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, वो एक तरह का अनएक्सपेक्टेड एरर है। ओके। और एन अटेम्प्ट वाज मेड टू डिवाइड एन इंटीजर बाय जीरो। अगर हम एक इंटीजर नंबर को जीरो के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या फिर एरर सिचुएशन अराइज होगा दैट इज आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज एन एक्सेप्शन। ओके। और देयर वाज इनसफिशिएंट कंप्यूटर मेमोरी एंड सो ऑन। अगर हमारे कंप्यूटर में जितना मेमोरी स्पेस नहीं है, हम डेटा को स्टोर करके रखने के लिए उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व करना चाहते हैं एंड सो ऑन। ऐसे और भी इस तरह के कुछ एरर सिचुएशंस जो कि जावा प्रोग्राम को रन करते वक्त या फिर एग्जीक्यूट करते वक्त जनरेट होते हैं, दैट काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड एरर सिचुएशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके। सो एक्सेप्शन क्या है ये तो सबका क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे कि ये जो एक्सेप्शंस जावा प्रोग्राम में जनरेट होते हैं जिसके वजह से हमारा एग्जीक्यूशन अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जाता है, तो वहां पे हम चाहेंगे कि हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट ना हो। तो अगर हम चाहते हैं एक्सेप्शन जनरेट होने से भी हमारा जावा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन को अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट ना करे और वो हमें वहाँ पे एग्जीक्यूशन के वक्त ही दिखाए कि इस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है जिसके वजह से प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। Okay, the mechanism that is used to handle the exception in a Java program is known as exception handling mechanism. An exception handling mechanism in Java provides us various keywords that can be used
to handle the exception in Java program. जावा प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स को यूज करके हम उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम का एग्जांपल लिया गया है। जिस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम में हम एक इंटीजर नंबर को और एक इंटीजर नंबर के साथ हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम एक इंटीजर नंबर को बाय मिस्टेकली जीरो के द्वारा डिवाइड कर लेते हैं, तो वहां पे जो अनएक्सपेक्टेड एरर सिचुएशन अराइज होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। और उसके वजह से हमारा जावा प्रोग्राम जैसे नॉर्मली एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता, उस तरह से वो हमें आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और आउटपुट हमें अगर नहीं मिलेगा, देन जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का क्या ही मतलब बेनिफिट है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अगर हम ऐसे यूजर से डिविडेंड एंड डिवाइजर का वैल्यू एक्सेप्ट करने लगेंगे, देन देयर मे बी ए चांस कि यूजर वहाँ पे डिवाइजर का वैल्यू कभी जीरो पुट भी कर सकता है। तो उस तरह के सिचुएशंस में एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। और एक्सेप्शंस अगर जनरेट होगा तो जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट होगा। और अगर हम चाहते हैं कि अगर ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या फिर एरर सिचुएशंस अराइज होता है जिसके वजह से जावा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो के नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू करे और हमें दिखाए कि क्या एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस कीवर्ड्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। तो क्या क्या कीवर्ड्स हम यूज करते हैं एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए? वन इज ट्राई ब्लॉक, another one is catch block, and the last one is finally block। हम तीन कीवर्ड यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। उनमें से एक है ट्राई ब्लॉक, और एक है कैच ब्लॉक, और एक है फाइनली ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है, कैच ब्लॉक का काम क्या होता है, फाइनली ब्लॉक का काम क्या होता है? देखो, हमारे जावा प्रोग्राम में जिन कोड से या फिर जिस ब्लॉक ऑफ कोड या फिर स्टेटमेंट्स से एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं, एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, हमें लग रहा है उन कोड को हम जिस ब्लॉक में रखेंगे, दैट ब्लॉक इज कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। ओके, द ट्राई ब्लॉक इज यूज्ड टू सराउंड द पार्ट ऑफ कोड दैट कैन जनरेट द एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस। ओके, जिन कोड से या फिर जिन स्टेटमेंट्स से एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, हमें लग रहा है उन कोड को या फिर उन स्टेटमेंट्स को हम जिस ब्लॉक में रखेंगे, that block is called try block। then try block में उस कोड को रखने के बाद जिस लाइन ऑफ कोड या फिर जिस स्टेटमेंट से एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, हमें लग रहा है वो एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद तो उस एक्सेप्शन जो थ्रो हुआ, वो थ्रोन एक्सेप्शन को फिर क्या किया जाएगा, ट्राई ब्लॉक उसको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा किसके पास, कैच ब्लॉक के पास। देन कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस थ्रोन एक्सेप्शन को कैच करेगा और कैच करके उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। ओके, ओके, तो कैच ब्लॉक का काम क्या है? देखो, द कैच ब्लॉक फॉलोज ए ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के बाद हम कैच ब्लॉक को ऐड करते हैं। ए कैच ब्लॉक कंटेन्स द एक्सेप्शन हैंडलर, that is a specific code that is executed when the exception occurs। okay, so try block में जो statements हैं, उन statements में से exception generate हो सकते हैं। तो अगर कोई एक statement से exception generate होता है, तो कोई statement अगर exception throw करता है, तो ट्राई ब्लॉक उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कैच ब्लॉक के पास थ्रो कर देता है। देन कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को होल्ड करके देन उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडलर। ओके, सो एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि एक ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने स्टेटमेंट्स हैं वहां से वन और मोर देन वन एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं। एंड वन और मोर देन वन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर यूज करना पड़ेगा। और एक केच ब्लॉक में हम एट ए टाइम ओनली एक ही एक्सेप्शन हैंडलर को यूज कर सकते हैं। तो अगर एक ट्राई ब्लॉक से मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट होने के चांसेस हैं, तो एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस। ओके, तो अगर हम सिंटेक्स यहाँ पे देखें, जिन कोड से
एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। देन जो कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर है वहां से अगर वन और मोर देन वन एक्सेप्शंस जनरेट हो सकते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए जितने तरह के एक्सेप्शंस जनरेट हो सकते हैं हमें लग रहा है उतने तरह के एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हम उतने नंबर ऑफ कैच ब्लॉक यूज करेंगे और उस कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलर को यूज करेंगे टू हैंडल दैट एक्सेप्शन। ओके, देन उसके बाद लास्ट वन इज फाइनली ब्लॉक। सो फाइनली ब्लॉक हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट और इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट व्हेन द ट्राई ब्लॉक एग्जिट्स। ओके, जब ट्राई ब्लॉक को हम एग्जिट करते हैं, ट्राई ब्लॉक को एग्जिट करने के बाद हम फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। सो फाइनली ब्लॉक जो है वो एक ऑप्शनल ब्लॉक है। हम एक्सेप्शन हैंडल करते वक्त फाइनली ब्लॉक को चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना यूज करें तो भी नो प्रॉब्लम। बट हम फाइनली ब्लॉक को क्यों यूज करना चाहते हैं? क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनके द्वारा जो मेमोरी रिजर्व्ड है या फिर जो भी हमारे स्पेस मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड है उन मेमोरी स्पेस को रिलीज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। क्योंकि अगर ट्राई ब्लॉक के द्वारा कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है या फिर कोई एक्सेप्शन जनरेट ना हो तब भी ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स हैं उनके द्वारा जो मेमोरी स्पेस रिजर्व्ड हैं उनको रिलीज करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसीलिए फाइनली ब्लॉक को यूज करना जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, सो ये टोटल प्रोसेस कैसे काम करता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ट्राई ब्लॉक पहले एग्जामिन होगा जब हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक पहले एग्जामिन होगा एग्जीक्यूशन होते वक्त क्या डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वहां से कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, क्या वहां से कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं। ओके, अगर वहां से कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो ट्राई ब्लॉक उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैच ब्लॉक के पास थ्रो करेगा। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप्स एट द पॉइंट। ओके, अगर ट्राई ब्लॉक में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एक्सेप्शन थ्रो होता है तो तब उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होके थ्रो होगा किसके पास? कैच ब्लॉक के पास। और ट्राई ब्लॉक में वही सेम स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? जिस तरह का एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उसके स्पेसिफिक कैच ब्लॉक के पास वो एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा। देन वो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। वो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद अगेन जहां से एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर से थ्रो हुआ था अगेन हम वहां पे वापस चले जाएंगे देन एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा एग्जीक्यूशन होते वक्त ट्राई ब्लॉक से, देन जो डिफरेंट हम कैच ब्लॉक यूज किए होंगे उनमें से कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। कैच ब्लॉक ओनली तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब उसके रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है ट्राई ब्लॉक के द्वारा। अगर ट्राई ब्लॉक कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा देन हमें कोई भी कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करना है या फिर कोई भी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला जावा इंटरप्रेटर या फिर जेवीएम के द्वारा। ओके, देन एग्जीक्यूशन अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा तो जितने भी कैच ब्लॉक्स हैं सबसे लास्ट कैच ब्लॉक जो है उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। एंड एट द एंड हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक जो कि एक ऑप्शनल ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है ट्राई ब्लॉक एग्जिट होने के बाद। तो ये ऑप्शनल ब्लॉक को हम क्यों यूज करते हैं? अ, इस ब्लॉक को हम मेनली यूज करते हैं टू क्लीन अप द कोड। टू क्लीन अप द कोड मीन्स अगर हमारे जावा प्रोग्राम में जो कोड है वो अगर कोई स्पेस हमारे मेमोरी स्पेस को रिजर्व किए हैं, एलोकेट किए हैं और उसका काम खत्म हो चुका है, उसको रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं। तो ये जो फाइनली ब्लॉक है हमारे जावा प्रोग्राम से चाहे कोई एक्सेप्शन जनरेट हो या एक्सेप्शन जनरेट ना हो तब भी ये फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और इस फाइनली ब्लॉक को हम मेनली यूज करते हैं टू क्लीन अप द कोड और टू फ्री द मेमोरी स्पेस और रिसोर्सेज दैट आर रिजर्व्ड बाय द जावा प्रोग्राम और कोड। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा एक्सेप्शन क्या है और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या क्या कीवर्ड को यूज करता है और कौन से कीवर्ड को किस पर्पस के लिए यूज करता है। तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करें कि सपोज हम एक नंबर को इंटीजर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जीरो से,
तो वहां से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। तो ये लाइन ऑफ कोड है जहां से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए इसको हमने रखा ट्राई ब्लॉक के अंदर। जहां से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है उसको हम पुट करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। देन उस लाइन से एक्सेप्शन थ्रो होगा। देन ट्राई ब्लॉक उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कैच ब्लॉक के पास थ्रो करेगा। देन कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को कैच करेगा। देन कैच करने के बाद उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और हैंडल करके वहां पे वो हमें एक मैसेज दिखा देगा कि किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। और किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है उसको दिखाने के लिए हम एक्सेप्शन क्लास के कौन से मेथड को यूज करते हैं? गेट मैसेज मेथड को यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम है जिसको हम देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड मेथड यूज किया है, जहाँ पे हम एक नंबर को और एक नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? देन मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो मेन फंक्शन में ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, इसीलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा। देन ट्राई ब्लॉक को फॉलो करके होता है कैच ब्लॉक, जिसको हम यूज करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में जनरेट हो सकते हैं या फिर थ्रो हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जबकि हम जीरो के द्वारा इंटीजर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है। तो क्या एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है? डिवाइडेड बाय जीरो। तो यहाँ पे देखो हमारा जावा प्रोग्राम, जबकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड्स यूज किया, तो जावा प्रोग्राम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट नहीं हुआ एरर सिचुएशन अराइज होने के बाद भी। क्योंकि एरर सिचुएशन अराइज होने के बाद किस तरह का एरर या फिर किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हुआ, उसको हमने हैंडल किया बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जिसके द्वारा वो एक्सेप्शन क्या जनरेट हुआ वो हमने यहाँ पे दिखाया विदाउट टर्मिनेटिंग द जावा प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शन क्या है और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं। और एक चीज नोट पॉइंट के हिसाब से हम याद रख सकते हैं कि अगर हम एक इंटीजर नंबर को जीरो के द्वारा डिवाइड करते हैं देन ओनली एक्सेप्शन जनरेट होता है। पर अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या एक डबल वाला नंबर, डाटा टाइप वाला नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे, तो वहां पे वो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज याद रखना, वहां पे वो कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगा। ओके, वो हमें क्या रिटर्न करेगा? वो हमें रिटर्न करेगा इन्फिनिटी। ओके, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल जो था वही एग्जांपल हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक मेथड लेते हैं, डिवाइड मेथड। ओके, यहाँ पे हम यूज करते हैं डिवाइड मेथड, और डिवाइड मेथड का काम क्या होगा? इट विल रिटर्न द डिविडेंड बाय डिवाइजर। ओके, तो डिविडेंड और डिवाइजर कहाँ से आएंगे? यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा इंट डिविडेंड कॉमा इंट डिवाइजर। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे? जो हम यहाँ पे डिवाइड फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करके वहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का वो बाद वो हमें कोसेंट रिटर्न करेगा, उस कोसेंट को हम स्टोर करेंगे। ओके, और उस कोसेंट को स्टोर करने के लिए हमने कोसेंट वेरिएबल लिया। तो डिवाइड फंक्शन को कॉल करके हम वहाँ पे कुछ वैल्यू पास करेंगे। ओके, और जो वैल्यू हमने पास किया वो कहाँ पे जाएगा? डिवाइड मेथड के पास जाएगा। देन डिवाइड मेथड डिवाइड करेगा, देन कोसेंट रिटर्न करेगा, वो कोसेंट आके कोसेंट वेरिएबल में स्टोर होगा। देन हम उस कोसेंट को एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके, क्लियर? तो ये हमारा प्रोग्राम है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रन टाइम एरर आ रहा है। किस तरह का एरर आ रहा है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय जीरो का एक्सेप्शन एरर आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम चाहते हैं इस तरह का एरर ना आए,
अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो उसको हमारा जावा प्रोग्राम हैंडल करे, तो हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म में हम क्या यूज करते हैं, तीन तरह के कीवर्ड यूज करते हैं। एक है ट्राई, और एक है कैच, और एक है ब्लॉक, और एक है फाइनली, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ट्राई ब्लॉक को यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा ब्लॉक यूज किया, यहाँ पे हमने ट्राई ब्लॉक यूज किया। देन ट्राई ब्लॉक यूज करने के बाद यहाँ पे हम कैच ब्लॉक यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक हम के अंदर हम उस कोड को रख रहे हैं जिस कोड से एक्सेप्शन थ्रो हो रहा था। उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए फिर हम क्या यूज करेंगे, कैच ब्लॉक यूज करेंगे। तो कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन को हैंडल करके हम दिखाएंगे कि वो किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट कर रहा था। उसको दिखाने के लिए हम एक्सेप्शन क्लास के कौन से मेथड को यूज करेंगे, गेट मैसेज मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो जिसके वजह से यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हैंडल होगा। देन वहाँ पे हम उसके साथ फाइनली ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक है जो एग्जीक्यूट कब होता है, जब ट्राई ब्लॉक एग्जिट होता है। और फाइनली ब्लॉक को हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि कोड के द्वारा रिजर्व किए जाने वाले रिसोर्सेज को फ्री कर सकें। ओके, तो हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैसेज दिखा देते हैं, फाइनली एक्सेप्शन हैंडल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम मैसेज दिखा देंगे, फाइनली एक्सेप्शन हैंडल्ड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्राई कैच फाइनली तीनों ब्लॉक को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस तरह का एरर जो दिखा रहा था उस तरह का एरर हमें और नहीं दिखाएगा। वो हमारे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, और अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है वो हमें दिखाएगा। तो जिसके वजह से एक्सेप्शन के वजह से जो हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो जा रहा था, अब वो अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन नहीं होने वाला, क्योंकि उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन।